Okay, so good evening, everyone. So, in the first class, we have seen the introduction. Okay, in this, I told you about what is environment, and here we dealt with an interaction of different spheres. Like this is the atmosphere, then lithosphere, and then hydrosphere. ठीक है, तो अलग अलग आपका रहता है. मैंने बताया था जो इंटरेक्शन होता है डिफरेंट स्फेयर्स का. तो एटमॉस्फेयर जो है वो आपका लिंक करता है एयर से. ठीक है, एटमॉस्फेयर करता है किससे? एयर से. लिथोस्फेयर जो होता है वो होता है आपका अर्थ की क्रस्ट से. ठीक है, ये जो धरती है हमारी, ये किससे बन रही है? ये बन रही है रॉक्स. मैंने आपको बताया था. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स रहती हैं, जैसे सेडिमेंट्री, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, और ये आपको एक मैंने बताया था सॉइल. ये इसमें मेन रहता है. ठीक है, सॉइल में आपको बताया था डिफरेंट होराइजन रहते हैं. ठीक है, ये पार्ट बन जाएगा ज्योग्राफी का, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि जो एनवायरनमेंट है उसमें ज्योग्राफी और काफी सारा आप कह सकते हैं बैकग्राउंड चलता है. फिर हमने आपको बताया था एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स का ही बताया था मैंने. ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, देन देयर इज स्ट्रेटोस्फेयर, देन देयर इज मीजोस्फेयर, देन देयर इज एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड आइनोस्फेयर. ये थर्मोस्फेयर के साथ आइनोस्फेयर है और यहाँ पर एक्सोस्फेयर है. ठीक है, ये पार्ट में ज्योग्राफी में पढ़ते हैं. ठीक है, जहाँ पे आपके डिफरेंट क्लाउड्स के बारे में भी आप पढ़ते हो, जैसे कि सिरस हो गया, अल्टोस्टैटस, क्यूमुलोनिम्बस, वो सब ज्योग्राफी में आएगा. और यहाँ पर है आपका हाइड्रोस्फेयर, जिसे हम बोलते हैं ओशनोग्राफी. आप पढ़ते हैं. ठीक है, वेव, ओशन करंट्स. ठीक है, बीनीथ द ओशन क्या क्या चीजें हैं. तो इन सब का जब इंट्रैक्शन होता है आपस में, तब ये जो आपका ये वाला रीजन है, ये आपको बनाते हैं बायोस्फेयर. ठीक है, बायोस्फेयर. ठीक है, ये हमने आपको बताया था. बायो का मतलब होता है लिविंग. ठीक है, बायोस्फेयर. तो जो इंट्रैक्शन है सबका, अगर आप अब यहाँ पे ह्यूमन बीइंग को रखते हैं अपने आप को, तो आप धरती पर रहते हैं, आप हवा ब्रीथ करते हैं, और आप हाइड्रोस्फेयर. ठीक है, पानी यानी इन सब के इंट्रैक्शन, या आप कह सकते हैं इनके सबके इस्तेमाल के साथ आप जीवित हैं. ठीक है, जिसको हम दूसरे वर्ड में बोलते हैं दैट इंट्रैक्शन ऑफ द बायोटिक एंड ए बायोटिक. ठीक है, बायोटिक एंड ए बायोटिक, जो आपका कहाँ पे दिखता है? आपका एनवायरनमेंट में. ए बायोटिक हो जाता है आपका नॉन लिविंग, जैसे सॉइल. ठीक है, जैसे वाटर, जैसे एयर, जैसे सनलाइट. एंड बायोटिक होता है आपका लिविंग में. ठीक है, जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, या प्लांट्स हैं, या आपके एनिमल्स हैं, फ्लोरा फौना, डिफरेंट टर्म्स में. तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए. ठीक है, कि एनवायरनमेंट इज द इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट स्फेयर्स, कह सकते हैं आप, जैसे लैंड, वाटर, एयर. ठीक है, इनके इंटरेक्शन से आपका वातावरण बनता है, और इसके पार्ट है आप मतलब ह्यूमन बींग्स. ठीक है, ह्यूमन बींग इसी के सहारे अपना सरवाइव कर पाते हैं. इसमें से कोई भी चीज की कमी हो जाती है, या किसी भी चीज का लैक हो जाता है, लैक मतलब कि कमी या रिडक्शन हो जाता है, तो वो आपके जीवन यापन को अफेक्ट करता है. ठीक है, फिर हमने इसमें आपको बताया था स्ट्रक्चर ऑफ, ये स्ट्रक्चर हो गया आपका लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, इसमें हमने फर्स्ट कंसीडर करा था इंडिविजुअल को. इंडिविजुअल इंडिविजुअल में हमने देखा था, फर्स्ट टर्म देखा था यूरी थर्मल. यूरी थर्मल. ठीक है, अब मैंने आपसे कहा था जब ऐसे टर्म्स आते हैं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, यूपीएससी प्रीलिम्स में, यूपीएससी क्योंकि हम इसमें अगर ध्यान रखें तो हर साल 3 सवाल ऐसे आते हैं जहाँ पे आपको अपनी कॉमन सेंस से उसको टर्म को आप कह सकते हैं डेसिफर करना होता है कि क्या कह रहा है ये ऑप्शन में, ए बी सी डी. आंसर सामने ही रहता है हमारे. और दो, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर 4 ऑप्शन रहते हैं, तो उसमें से 2 तो आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो देख के ही, ऐसी, चाहे आपने कुछ भी ना पढ़ा हो. ठीक है, 12th क्लास के बच्चों को बता दूंगा तो वो भी एलिमिनेट कर देगा उसको, अगर कॉमन सेंस उसकी अच्छी है या आईक्यू अच्छा है. तो 2 में आपको क्या करना होता है, इसको समझना होता है उसको क्या कह रहा है.
तो ऐसी जब ऐसे टर्म्स को रहते हैं तो हमें ब्रेक कर सकते हैं हम, यूरी और थर्मल अलग अलग। थर्मल हमें पता है किससे लिंक करता है, टेम्परेचर। थर्मल लिंक करता है आपका टेम्परेचर से। थर्मल का लिंक किससे, टेम्परेचर से। ठीक है, हॉट थर्मोमीटर आप सुनते हैं, हॉट एंड कोल्ड। तो यूरी का मतलब होता है वो इंडिविजुअल्स या वो स्पीशीज या वो आप कह सकते हैं जानवर जो कि वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं। ठीक है, या वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में ये रह सकते हैं, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं। मैंने इसका बेस्ट एग्जांपल आपको बताया था ह्यूमन बींग्स। ये ह्यूमन बींग्स या यूरी थर्मल ऐसी बात करते हैं आप, क्योंकि आपने सुना है ह्यूमन बींग्स जो है सियाचिन ग्लेशियर में भी रह सकते हैं। ठीक है, -30, -25, -15 इन टेम्परेचर्स पे भी, और हाई टेम्परेचर्स पे भी जा सकते हैं, 60 डिग्री कह रहा हूँ। ठीक है, 50 to 60, जो जैसलमेर के रेगिस्तान है जब गर्मियों में, तब भी वहाँ इतना टेम्परेचर चला जाता है। 50 टॉर्च की तारीख में दिल्ली में भी चला जाता है किसी ना किसी, 47, 48। ठीक है, तो यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर है। ठीक है, वाइड कैसे, कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, -35 से लेकर +60 तक। तो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं, तो इसे हम बोलते हैं यूरी थर्मल। ये हमें पता होना चाहिए। यूरी थर्मल कौन होते हैं, ह्यूमन बींग्स। इसी तरह आपके हैं स्टेनोथर्मल। ठीक है, स्टेनोथर्मल मतलब जो कि नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, थोड़ा सा भी इनको टेम्परेचर ऊंच नीच हुआ, या सपोज इनकी जो लिविंग कैपेबिलिटी है, कोरल रीफ को अगर ले लें तो वो 27 या 26 से 28 के बीच में है रहता है उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ सर्वाइवल। इनसे छेड़खानी कर देंगे या ज्यादा ही हाई हो गया टेम्परेचर, या ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी आप सुनते हैं कि कोरल रीफ को असर पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि टेम्परेचर राइज हो रहे हैं वाटर के, तो ये जो है अपने जो कलर है उसे लूज करने लग जाते हैं, या हम कहते हैं कि लॉस ऑफ कोरल रीफ। क्यों, क्योंकि जो उनका संबंध होता है, सिम्बायोटिक संबंध, ठीक है, जूजैंथेले और कोरल का, वो टूटने लग जाता है। ठीक है, ऐसे संबंध होते हैं ना हमारे, रिलेशनशिप्स होती हैं, तो टूटने लग जाता है। कोरल में भी ऐसे ही रहता है, जब आएगा तो हम आपको समझाएंगे। तो वो होते हैं स्टेनोथर्मल, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होगा तो इनको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, सो दीज आर स्टेनोथर्मल। फिर मैंने आपको बताया था कि यूरी हेलाइन, यूरी हेलाइन। ठीक है, हेलाइन का मतलब क्या समझते हैं, नमक। ठीक है, सॉल्ट। तो यूरी हेलाइन, तो जब जो ज्यादा नमक में भी सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, इसका वही ऑपोजिट रहेगा फिर स्टेनो हेलाइन, जो कि आपका कम, आप कह सकते हैं सैलिनिटी जो लेवल्स होते हैं उसमें जो नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी लेवल्स में सर्वाइव कर सकते हैं। ये वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी लेवल्स में सर्वाइव कर सकते हैं, ज्यादा सैलिनिटी हो तब भी चलेगा और कम हो तो भी चलेगा इनका। ठीक है, तो हमने आपका शायद यही रोका था, इससे आगे देखते हैं। फिर हमने आपको बताया था सैलिनिटी के लेवल्स। ठीक है, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, यूरी हेलाइन, ये सब हो गया। नेक्स्ट लिखो आप, सेकंड हो गया आपका वाटर। एबायोटिक फैक्टर्स हम देख रहे थे। फर्स्ट था टेम्परेचर, सेकंड था वाटर, थर्ड आप लिख लो लाइट। लाइट, लाइट, हाँ, LIGHT, लाइट। तो लाइट का आप सिंपल एग्जांपल लिख सकते हो, फोटोसिंथेसिस, सनलाइट। लाइट में सनलाइट, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आपको पता ही है कि इट इन्वॉल्व्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ, क्या एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। ठीक है, राइट। सनलाइट, फोटोसिंथेसिस, इट इन्वॉल्व्स एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या intake of carbon dioxide and release of oxygen. It involves intake of carbon dioxide. It involves intake of carbon dioxide and release of oxygen in the atmosphere. And release of atmosphere and release of oxygen in the atmosphere. ठीक है, तो प्रोमिनेंट एबायोटिक फैक्टर है, आपको पता है सनलाइट बहुत जरूरी है हमारे वातावरण में, या आप कह सकते हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। जैसे ऑटोट्रोफ्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि सनलाइट बहुत नेसेसरी होती है। ठीक है, जैसे एल्गी हो गए, अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रोफ। ठीक है, ऑटोमेटिक।
थ्रू द यूज ऑफ सनलाइट। ठीक है, सनलाइट आपको पता है सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, या जो एनर्जी ऑफ द अर्थ की है, जो ज्यादातर एनर्जी जो आती है वो कहाँ से आ रही है, सनलाइट से आ रही है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है। नेक्स्ट लिखो सॉइल। सॉइल, नेक्स्ट लिखो सॉइल। तो सॉइल जो फैक्टर, जो मेन फैक्टर है, या पढ़ते हो ज्योग्राफी में। ठीक है, अच्छा एनवायरमेंट में इसका बस ये एबायोटिक फैक्टर होता है। इसके फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, पेटोजेनेसिस। पेटोजेनेसिस, हाँ ठीक है, पेडोजेनेसिस। और पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल्स। तो पेडोजेनेसिस और सॉइल फॉर्मेशन डिपेंड किसके करता है, ये अगर आप देखना चाहते हैं तो वैसे देख सकते हैं। तो सॉइल फॉर्मेशन के लिए आपको पता है कि पहले क्या होगा, जैसे आप कुछ कचरा डालते हो संतरों का खाकर, पहले होता था ना कि अपने डिकम्पोजिशन के लिए कि सॉइल बन जाता है वो। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, तो टाइम चाहिए होता है सॉइल के फॉर्मेशन के टाइम। उससे भी इम्पोर्टेंट है क्लाइमेट, सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस होनी चाहिए सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है, क्लाइमेट, टाइम। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जरूरी है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि आपके मैटर को तोड़ते हैं। ठीक है, डिग्रेडेबल मैटर को बायोडिग्रेड जो करते हैं, ऑर्गेनिक मतलब जो खाद वगैरह बनती है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत जरूरी है, टाइम जरूरी है, क्लाइमेट जरूरी है। ठीक है, पेरेंट रॉक बहुत जरूरी है। पेरेंट रॉक मतलब जिस रॉक पर सॉइल बनेगा, या जिस जो आपकी सतह है, ठीक है, सबस्ट्रेट सबस्ट्रेटम जो है, ठीक है, उसके ऊपर ही सॉइल फॉर्म होगा ना, ऐसा तो है नहीं हवा में बन जाएगा। तो ये सब बहुत जरूरी है सॉइल फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, और ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ठीक है, आपका लैटराइट सॉइल, ठीक है, एरिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल, और ये सब रहेंगे आपके। ठीक है, इसकी वैरायटीज ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है, कहाँ पाए जाते हैं वो, कैसे बनते हैं। ठीक है, जैसे एलुवियल सॉइल कैसे बनता है, जो आपकी गंगा नदी आ रही है ऊपर से, वो सेडिमेंट्स लेके आ रही है। ठीक है, सेडिमेंट डिपोजिशन जब होता है तब आपका एलुवियल सॉइल बनता है, और ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए बहुत बढ़िया रहता है। ठीक है, गंगा प्लेन्स में आपको पूरा एलुवियल सॉइल है। ऐसी लैटराइट सॉइल जो हाई रेनफॉल कंडीशंस या हाई टेम्परेचर में बनता है, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, कैश्यू नट्स बहुत अच्छे ग्रो होते हैं इसमें। ये सब एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, और ज्योग्राफी का पार्ट है ये। ठीक है, यहाँ से हम रेफरेंस के लिए कह रहे हैं कि सॉइल इज एन एबायोटिक फैक्टर। ठीक है, ये आपको इसमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट लिखो आप, रिस्पॉन्सेज। नेक्स्ट सब हेडिंग, रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर्स। सॉइल में आपने बस ये लिख दो, सॉइल में लिख लो ग्रेन साइज होता है इसका, सॉइल कॉम्पोजिशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स, ग्रेन साइज। एबायोटिक फैक्टर्स में सॉइल आपने लिख लिया ना, सॉइल में लिख लो आपको सॉइल फॉर्मेशन, पेटोजेनेसिस, देन यू कैन राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल फॉर्मेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, अलूवियल, लेटराइट। कीवर्ड्स दिख रहे हैं आपको, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए बता रहे हैं, ये आपको ज्योग्राफी में कवर करोगे आप। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल मैंने आपको बता दिया, वहां बस रेफरेंस के लिख लो एबायोटिक में। नेक्स्ट लिखो अब आप सब हेडिंग, रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर्स। हाँ, रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, तो रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर्स का मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, वो किस तरह से इनके प्रति रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। जैसे आप सपोज ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लें, आप हाई टेम्परेचर्स में जाते हैं तो कैसे सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, हाई टेम्परेचर मतलब वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई है, एबायोटिक फैक्टर्स बहुत हाई है आपके। ठीक है, टेम्परेचर कह लो, तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे, वो कौन सा मैकेनिज्म्स होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे टेम्परेचर हाई होते हैं तो बॉडी कैसे रेगुलेट करती है आपके टेम्परेचर्स, आप स्वेटिंग ज्यादा करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, तो टेम्परेचर्स आपके, आप कह सकते हैं रेगुलेट होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपका एवरेज बॉडी टेम्परेचर क्या रहता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.4 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन हमारी बॉडी खासियत है कि हमारी बॉडी अडाप्ट कर सकती है डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस को। कैसे अडाप्ट करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा मेटाबॉलिज्म है हमारा इस तरह का बॉडी का। ठीक है, जैसे आप आए, बहुत गर्मी से आए, तुरंत आप पंखे बैठे तो आपको कूलिंग एहसास होता है। ठीक है ना, क्योंकि बॉडी एक तरह से आप कह सकते हैं हीट जो रिलीज होती है वो फिर कूल करती है बॉडी को, जो स्वेट जो होती है जब ठंडी करती है। तो इस तरह से आप मेंटेन करते हैं इस जो चीज को हम कहते हैं होम्योस्टैसिस।
होम्योस्टैसिस। ठीक है, आप हॉट डेजर्ट में गए, कैसे आपकी बॉडी तुरंत वो कर देती है, अडाप्ट कर लेती है। ठीक है, लेकिन अब ये आपकी फिटनेस लेवल्स पे डिपेंड करता है। आपने देखा ना, कुछ बच्चे स्कूल में प्रेयर में लंबे समय तक खड़े रहते हैं धूप में, वो फेंट हो जाते हैं। तो इसका मतलब बॉडी की अडेप्टिबिलिटी, वो हाई टेम्परेचर्स या वो जो थ्रेशोल्ड लिमिट है जब वो फेंट हो रहा है, वो इतना अडेप्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन बाकी सब खड़े हुए हैं। तो ये डिपेंड करता है उनकी फिटनेस लेवल पे। बोलते हैं फिट नहीं यार तू, बोलते ना ऐसे फिट नहीं है, इतने में थक गया। या वो जब दौड़ रहा है, मैराथन दौड़ रहा है, वो कहते हैं इतने में थक गया, फिटनेस लेवल्स। तो ऐसी आपकी जो बॉडी है वो रेगुलेट करती है आपके टेम्परेचर्स को। सदाबहार आपका टेम्परेचर एक नहीं रहता कि आप बाहर गए 37, आप टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, तो उस तरह से आपकी बॉडी अडाप्ट करेगी। आप जैकेट नहीं पहनोगे, ठीक है, आप स्वेट शर्ट्स नहीं पहनोगे, आपसे नॉर्मल शर्ट में ही काम चला लोगे। तो बॉडी की डिमांड है वो उस समय की, ठीक है ना। बॉडी डिमांड करे कि भाई जैकेट का टाइम चला गया, अब स्वेटर्स का टाइम चला गया, अब ऐसे आप हाफ शर्ट्स, ठीक है, आप मतलब लोअर इन सब का समय है, क्योंकि ये आपकी बॉडी को एक तरह से आप कह सकते हैं सूटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करती है। आप समझ, तो बॉडी खुद अपना आपको जवाब दे रही है, हम कह सकते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, बड़ी गर्मी हो रही है आज, ठीक है, बॉडी की तरफ से आवाज आ रही है ना, तभी आप उसको अपने मुख से निकाल रहे हैं कि यार गर्मी हो रही है। तो ये है इसमें, ठीक है, कैसे होता है ये होम्योस्टैसिस। तो इसको लिखो होम्योस्टैसिस। राइट। आइडियली ऑर्गेनिज्म, आइडियली ऑर्गेनिज्म, आइडियली ऑर्गेनिज्म tries to maintain, ideally organism tries to maintain, ideally organism tries to maintain the constancy of its, ideally organism tries to maintain the constancy of its internal environment, ideally organism tries to maintain the constancy of its internal environment despite varying external environment, despite varying external environment, vary, varying, varying external environment. Right, example, control of body temperature, example, control of body temperature, example, control of body temperature by human beings, control of body temperature by human beings. तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है आपका, देखो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। राइट, द बॉडीज टेम्परेचर इज कंट्रोल्ड बाय, हाँ, फ़ारेनहाइट में 98.4, बॉडीज टेम्परेचर इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये ब्रेन में होता है, ये हाइपोथैलेमस। Body's temperature is controlled by hypothalamus in brain. Hypothalamus in brain. Right, during summers, when the temperature rises, during summers, when the temperature rises, during summers, when the temperature rises, the hypothalamus receives the signal. The hypothalamus receives the signal. The hypothalamus receives the signal, and the body undergoes
प्रेस्पिरेशन, PRES, प्रेस्पिरेशन, प्रेस्पायर करते हैं ना, PRESPIRATION। ठीक है, तो ये आपको बताना चाहिए कि होम्योस्टैसिस में हम क्या करते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं इंटरनली, बाहर कितना ही रहे। ठीक है, उसके वेरी तो बाहर का करेगी, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इंटरनल हमारे ऐसे मैकेनिज्म्स हैं, ऐसे हार्मोनल बैलेंसेस रहते हैं, मेटाबॉलिक रेट रहता है कि हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तब भी सर्वाइव कर पाते हैं उस टेम्परेचर्स में। तो अब नेक्स्ट सब हेडिंग लिखो आप, फिजियोलॉजिकल कोपिंग मैकेनिज्म्स, फिजियोलॉजिकल कोपिंग मैकेनिज्म्स, फिजियोलॉजिकल कोपिंग मैकेनिज्म्स। कोपिंग, COPING, कोपिंग मैकेनिज्म, कोप कैसे करते हैं हम? फर्स्ट लिखो रेगुलेट, रेगुलेट, REGULATE, रेगुलेट करती है बॉडी। फर्स्ट रेगुलेट। ठीक है, तो रेगुलेट में तो आपका पहले आ जाएगा बॉडी कैसे रेगुलेट करिए टेम्परेचर। इसमें मैंने आपको ऊपर बताई है होम्योस्टैसिस, HOMEOSTAIS, होम्योस्टैसिस। फिजियोलॉजी जब हम बोलते हैं ना, बोलते हैं भाई फिजियोलॉजी हमेशा इंटरनल मैकेनिज्म से डील करता है बॉडी का। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, फिजियोलॉजी मतलब इंटरनल मैकेनिज्म से डील कर रहे हैं आप। तो लिखो इसमें होम्योस्टैसिस, विच मेंटेन्स कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, इससे रेगुलेट रहता है हमारा टेम्परेचर, होम्योस्टैसिस से, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर इंटरनली, इंटरनली। सेकंड लिखो आप इसमें कॉन्फॉर्म, कॉन्फॉर्म, CONFORM। हम बोलते हैं ना कंफर्म करो आप, या आपको कोई अपना दिमाग लगाना था, बस कंफर्मिटी करो। अफसर कहते हैं ना बड़ा, वर्क एज पर, या कि कंफर्म करो मेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस, या जो मैं कह रहा हूँ गाइडलाइन दे रहा हूँ उसको आपको कंफर्मिटी लानी है। ये वर्ड सुना होगा, कंफर्मिटी, कंफर्म, मतलब अलाइन करना है उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये वो चीज है कि ये जैसा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है वैसे उसके अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, इंटरनली इनको ज्यादा फिजियोलॉजिकली वर्क करने की जरूरत नहीं रहती। ठीक है, जैसा बाहर का वातावरण रहेगा उसको अलाइन कर जाएंगे उस हिसाब से ये। ठीक है, राइट इसमें कैनॉट मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, cannot maintain constant internal environment, internal environment। ठीक है, जैसे देखो एग्जांपल एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, राइट, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडीली फ्लूइड्स। एक्वेटिक एनिमल्स में लिखो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, OSMOTIC, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडीली फ्लूइड्स, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडीली फ्लूइड्स। बता रहे हो यार उसमें, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडीली फ्लूइड्स चेंज विद वाटर कंसंट्रेशन, ऑस्मोटिक, OSMOTIC, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडीली फ्लूइड्स चेंज विद वाटर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो आपने सुना होगा एक फिनोमेना होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है? हाँ, कहाँ से मूवमेंट होता है? हायर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन, हाई सॉल्वेंट कंसंट्रेशन टू लो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन, ये एक्वेटिक में देखा जाता है, टू लो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन।
ठीक है, हाई सॉल्वेंट। तो दो टर्म्स आपको बताऊंगी, एक होता है सोल्यूट और एक होता है आपका सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट मतलब जिसमें मिला रहे हो, और सोल्यूट होता है जो मिलाया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे बीकर बने होंगे, बुक होती है आपकी जब आप छोटी क्लास में हो गए, तो इसमें हम सॉल्वेंट डालते हैं कुछ लिक्विड, और फिर उसमें सोल्यूट को डिजोल्व करते हैं, जो डालते हैं बाहर से। तो हाई सॉल्वेंट कंसेंट्रेशन जहाँ होती है वहां से वाटर कहाँ मूव करता है, लो सॉल्वेंट की तरफ से। ठीक है, इसी पैमाने पे हम बोलते थे हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, लो ऑस्मोटिक प्रेशर। या आपने एक और टर्म भी सुना होगा स्कूल में, वो इतना काम करें, आप सुना होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस या हाइपरटोनिक। ठीक है, वो किस पे होता था, वो इसी का ऑस्मोटिक प्रेशर कंडीशंस कैसे वेरी कर रही है या ऑस्मोसिस कैसे टेक प्लेस हो रहा है। तो बस ये कुछ नहीं है, ऐसे मूवमेंट होता है पानी का। ठीक है, फ्रॉम हाई सॉल्वेंट टू लो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स में तभी वो अडेप्ट कर पाते हैं उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो जैसे हमने क्या लिखा है कि कॉन्फॉर्मिटी क्या होती है, जैसा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है वो वैसे अपने जो उनका फिजियोलॉजी है या जो बॉडी की जो वर्किंग है या जो मेटाबॉलिक रेट जैसे कैसे गवर्न होगा, वो सराउंडिंग के हिसाब से गवर्न होगा। आप समझ रहे हो, वो इंटरनली ज्यादा मेहनत नहीं करते कि हम उससे वो करें, मतलब एक तरह से रेगुलेट करते हैं, इंटरनली नहीं करते। ठीक है, वो वातावरण के हिसाब से चलते हैं, बाहर कैसे एक्सटर्नली। तो वो ऑस्मोटिक जो मैंने आपको बताया ऑस्मोसिस जो टेक प्लेस होता है, वो इसका बेस्ट एग्जांपल है कि अगर हाई सॉल्वेंट कंसेंट्रेशन है, या आपने देखा होगा जहाँ पे डेंस या सॉल्ट ज्यादा है या कम सॉल्ट है, सैलिनिटी लेवल ज्यादा है जो ये कह रहे हैं, या सैलिनिटी लेवल्स कम है, तो उस हिसाब से उनके जो एक्वेटिक आपके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अलाइन कर जाते हैं उस हिसाब से। ठीक है, तो ये बोलते हैं उसको कंफर्म करना, टू कंफर्म। ठीक है, राइट। दे अडैप्ट बिहेवियर टू द सराउंडिंग्स, they adapt behavior to the surroundings. हाँ, इसी में नेक्स्ट पॉइंट, they adapt behavior to the surroundings. राइट, एग्जाम्पल लिखो, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी होते हैं इसमें, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, where animals cannot generate internal heat, cold blooded animals where animals cannot generate internal heat, where animals cannot generate internal heat. ठीक है, तो ये कोपिंग मैकेनिज्म है, ये हम आपको जो सब नहीं लिखवाए ना, कोपिंग मैकेनिज्म कैसे कोप करते हैं। आप बोलते हो ना वहाँ बड़ी ठंड थी बद्रीनाथ में, ऊपर मैं कोप करा, मैं तो 10 दिन रह के आया, लेकिन कैसे कोप करा मुझे ही पता है। जैसे लकड़ियाँ जलाकर, ठीक है, या एनर्जी बूस्टर लेकर, या जो चीजें गर्म आपको एक कह सकते हैं बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करें वो लेकर, चाय खूब पिया आपने, तो आप कोप कर रहे हो उस समय। ठीक है, आपने ऐसा बनाया, इग्लूज बनाते हैं आप सुनते हैं कोल्ड वेदर कंडीशंस में। ठीक है, इग्लू जो घर होते हैं, इग्लू बोलते हैं ना, IGLLO, वहां पे कि उसको सर्वाइव कर सके वहां के लोग। ठीक है, वहां पे ऐसे शेप्स के बनाते हैं, आपने देखा होगा इस शेप से, जिससे कि अगर बर्फ भी पड़े तो स्लाइड हो जाए, जमे ना वहां पे। वहां ऐसे घर नहीं दिखते जो प्लेन हो। ठीक है, इस तरह का नहीं होता वहां पे, इस तरह से होते हैं जैसे आपकी पाइन ट्रीज होती हैं। तो ये कोपिंग मैकेनिज्म है, कोप करा जा रहा है वहां पे कि कैसे हम उसको सर्वाइव कर सके। ऐसी ऑर्गेनिजम्स का रहता है कैसे वो कोप करते हैं। ठीक है, या कैसे वो अपने जो आप कह सकते हैं रहन सहन उस पर्टिकुलर कंडीशन में कैसे करें। ठीक है, तभी हमने फर्स्ट आपको देखा रेगुलेट, रेगुलेट मतलब आप रेगुलेट करते हो इंटरनली। ठीक है, कैसे, वही जब आप जाओ जैसलमेर या रेगिस्तान जाओ, थार डेजर्ट घूमने गर्मियों में, इतना पसीना आएगा, इतनी ह्यूमिडिटी, बॉडी कैसे रेगुलेट कर रही है, आप खूब मतलब इतना ह्यूमिडिटी रहती है, इतने टेम्परेचर हाई रहते हैं कि आपको पसीना बहुत आता है, बॉडी उस समय रेगुलेट कर रही है। ठीक है, फिजियोलॉजिकली इंटरनली रेगुलेट कर रही है, आप खूब पसीने ही पसीने हो गए, बिल्कुल शर्ट वर्ट सब पी गया बिल्कुल। ठीक है, तो कैसे हो रहा है रेगुलेशन। सेकेंड हमने तभी बताया आपको कंफर्म, कि जो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट है वैसे ही ढाल लिया हमने, अब उस ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को उस हिसाब से ढाल लिया, तभी वो सर्वाइव कर पा रहे हैं वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो आप, थर्ड लिखो माइग्रेट, माइग्रेट, नेक्स्ट लिखो माइग्रेट, माइग्रेट, राइट। ऑर्गेनिजम्स मूव अवे टेम्परेली, organisms move away temporarily, away, हाँ,
organisms move away temporarily from stressful habitat, from stressful habitat. Organisms move temporarily from stressful habitat to a more hospitable area. Organisms move away temporarily from stressful habitat to a more hospitable area and return when stressful conditions are over. And return when stressful conditions are over. And return when stressful conditions are over. तो ये जो ज्यादातर होता है माइग्रेशन, ये बिहेवियरली होता है, ठीक है, बिहेवियर लेवल पे होता है. जो अभी तक हमने बताया आपको रेगुलेशन, वो फिजियोलॉजिकल लेवल पे हो रहा है. तो बेस्ट एग्जांपल है माइग्रेट का, आपको पता ही है. कुछ लोग होते हैं जैसे जो जिनका वैसा काम रहता है फ्रीलांसिंग का, ऑनलाइन, तो क्या करते हैं, दिल्ली से गर्मी आ गई तो कहाँ जाके रहने चले जाते हैं, शिमला, ठीक है, तो माइग्रेट कर गए. ऐसे आपने सुना होगा काफी सारे आपके जानवर होते हैं, जैसे अमूर फैल्कन हो गई हैं, ये सब बहुत माइग्रेटरी स्पीशीज या माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत आती है, पेलिकन्स, ठीक है, साइबेरियन क्रेन, ये सब माइग्रेट बहुत करती है, ठीक है. तो ये सुटेबल टेम्परेचर्स या आप कह सकते हैं सुटेबल कंडीशंस, जो हमने देखा स्ट्रेसफुल, स्ट्रेस मतलब ये सर्वाइव नहीं कर पा रही है वहां पर, या इनका जीना दूभर हो रहा है, ठीक है, या दुश्वार हो रहा है इनका जीना, तो ये क्या करेंगे, जो हॉस्पिटेबल कंडीशन मतलब जहाँ इनका लाइकिंग वाली होगी. हॉस्पिटेबल वो नहीं, वो हॉस्पिटल मरीज वाला, हॉस्पिटेबल मतलब अच्छी कंडीशंस, ठीक है, सूटेबल या कंड्यूसिव बोलते हैं उसको, कंड्यूसिव कंडीशंस वेयर दे आर एबल टू सर्वाइव फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड. और जब इन्हें लगता है कि अब जहाँ पे आई है वहां से फिर वापस चली जाती है जब स्ट्रेसफुल कंडीशंस ओवर हो जाती है, ठीक है, तो माइग्रेशन बोलते हैं इसको, ठीक है, ये भी एक कोपिंग मैकेनिज्म है. नेक्स्ट, सस्पेंड. फोर्थ, सस्पेंड, SUSPEND. तो सस्पेंड मतलब क्या होता है नॉर्मल भाषा में? हाँ, मतलब कि अब आप वहां पे स्कूल सस्पेंड कर दिया, ला आ जा नहीं सकते, ठीक है, या ऑफिस से सस्पेंड कर दिया किसी को किसी पद से, तो कामकाज नहीं कर सकता, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं वो इनएक्टिव हो गया वहां से. ऐसा नहीं कि उसकी नौकरी चली गई, वो डिसमिसल होता है, जॉब से डिसमिस कर दिया. सस्पेंड मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आपका कामकाज रोक दिया गया है, या आपको एक तरह से पनिशमेंट कह सकते हैं, मना कर दिया गया कि आप अभी इस अंतराल तक 10 दिन 20 दिन महीना भर आप काम नहीं करेंगे. ऐसी ऑर्गेनिजम्स करते हैं, ठीक है, वो ऐसे इनएक्टिव स्टेट्स में चले जाते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सस्पेंड, क्योंकि वो सस्पेंडेड कंडीशन में आप कह सकते हैं रह रहे हैं. सो राइट, इसमें इट इज ऑल्सो नोन एज पीरियड ऑफ डॉर्मेंसी. इट इज ऑल्सो नोन एज पीरियड ऑफ डॉर्मेंसी, डॉर्मेंट, DORMANT. It is also known as period of dormancy. डॉर्मेंट बोलते ना, बड़ा एक्टिव है ये तो, और ये बड़ा डॉर्मेंट रहता है, सुस्त सा रहता है. बोलते हैं डॉगी जो होते हैं लैब्राडोर, सुस्त हो गए बिल्कुल, ठीक है, गर्मी आ जाएंगी तो दे आर, हाँ मैडम वो कह सकते हैं उसमें डॉर्मेंट सीड्स, हाँ वो कह सकते हैं उसमें भी होता है डॉर्मेंट और एक्टिव, ठीक है, मतलब बहुत ही सुस्त चल रहा है मामला. डॉर्मेंट स्टेट्स, डॉर्मेंट स्टेट्स आपकी वैरायटी ऑफ जगह आपको दिखती है, ठीक है, राइट. इसमें organisms suspend their organisms organisms suspend their organisms suspend their organisms suspend their metabolic activities. Organisms suspend their metabolic activities to survive harsh environmental conditions. To survive harsh environmental conditions, organisms suspend their metabolic activities to survive harsh environmental conditions. They return to their routine activities. Full stop. Environmental conditions. Full stop. Full stop. They return to their routine activities. They return to their routine activities once environment is favorable. They return to their routine activities once environment is favorable.
They return to their routine activities once environment is favorable. Once environment is favorable. तो एग्जाम्पल लिखो, हाइबरनेशन. 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 ठीक है, तो जैसे आपका सस्पेंशन ओवर होता है तो अपने नॉर्मल रूटीन वर्क में आ जाते हो, वैसे ही जानवर करते हैं. ठीक है, तो दो केस होते हैं इसमें, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन. ठीक है, हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन. हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन. राइट, फर्स्ट हाइबरनेशन. Right, it is when animal slows down. It is when an animal slows down heart rate. It is when animal slows down the heart rate to save energy. It is when the animal slows down the heart rate to save energy. It is when the animal slows down the heart rate to save energy and survive in winter. And survive in winter. And survive in winter without eating much. And survive in winter without eating much. ठीक है, तो हाइबरनेशन की आप कंडीशन देख सकते हो, बोलते हैं आजकल हाइबरनेशन में रह रहा है तो आजकल जैसे एग्जाम पास आता है कोई सा भी तो बच्चे हाइबरनेशन में चले जाते हैं. ठीक है, इनएक्टिव हो जाते हैं. वो चाय की दुकानों पे खड़े होकर चाय पीना, इधर उधर घूमना, वो सब बंद हो जाता है. तो वो उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए ना इनएक्टिव हो जाते हैं, मतलब इन कामों में इनएक्टिव हो जाते हैं. तो वो बोलते हैं ना आजकल हाइबरनेशन में चला गया वो, क्योंकि उसके एग्जाम है. ठीक है, ऐसी जो विंटर वाली जो कंडीशन होती है इसमें जानवर आपके हाइबरनेट कर जाते हैं, या उनके जो हार्ट रेट होता है स्लो हो जाता है, कम खाते हैं वो. ज्यादा खाएंगे तो क्या होगा, आपका मेटाबॉलिक रेट उतना आपका आपका जो एनर्जी लगेगी उस फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए. बोलते हैं ना रात में कम खाओ, जिससे कि जो गैस वैस की दिक्कत ना हो, कि पेरेंट्स को अगर गैस की दिक्कत हो कि कम खाओ, क्योंकि बॉडी को हीट चाहिए ना एनर्जी ब्रेक डाउन करने के लिए. और रात में तो आपको पता ही, जब तक सूरज रहता है तब तक खूब खाओ, 6 बजे तक, 5:30 तक, क्योंकि एक एक्टिवनेस बॉडी रहती है, मेटाबॉलिज्म जो है फास्ट रहता है. रात में आप जैसे ही सोते हैं आपकी हार्ट बीट कम हो जाती है. ठीक है, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो मेटाबॉलिज्म जो है बॉडी का वो स्लो हो जाता है. खाना जो दिन में पचता है 2 घंटे, वही खाना रात का आपने उतना ही खाया अगर वो पचेगा 3 से 4 घंटे में, या ज्यादा टाइम लगता है. ठीक है, तो ये इसी बोल रहे हैं मेटाबॉलिज्म, ये वर्ड आ रहा है ना मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म बोल रहे हैं, ये तो इसका मेटाबॉलिज्म तो बहुत बढ़िया है, इसके बॉडी का कुछ भी खा लेता है. ये खाना के ऊपर भी चढ़ा ली, खाने से पहले भी, खाने से पहले ही चढ़ा लिया और खाना भी खा लिया तब भी कुछ नहीं हो रहा है. ठीक है, मेटाबॉलिज्म इज वेरी स्ट्रांग. बोलते हैं ना तेरा तो मतलब गट हेल्थ इज बहुत अच्छी है, यही मेटाबॉलिज्म बोल रहे हैं, फिजियोलॉजी अंदर की बॉडी की. ठीक है, कुछ को तो जरा से खिला दो रात में तो नाजुक पेट ही खराब हो गया, बोलते हैं ना चिकन खा लिया पेट खराब हो गया मेरा. मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है इतना स्टमक का. तो मेटाबॉलिज्म मतलब इंटरनल, बार बार जो मैं कह रहा हूँ. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. मेटाबॉलिज्म का आप सोचो मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म बोल रहे हैं, क्या है ये इंटरनली जो आपके टिश्यू सेल्स जो एक्ट कर रहे हैं, जो मेटाबॉलिक रेट है आपका. ठीक, कैसा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, कितना पचा पा रहा है कितने समय में, कहीं आपको ओवर ईटिंग तो नहीं हो रही है. ठीक है, ये सब बात करते हैं. कुछ लोग खाते ही रहते हैं रात में भी वो पच जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती उनको. कुछ खा लेते तो रात में पेट दर्द, पेट खराब, अर्ली मॉर्निंग, ये सब मेटाबॉलिज्म की बात है. ठीक है, तो लिखो इसमें आगे, बॉडी टेम्परेचर इसमें क्या क्या होता है. राइट, बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स. Body temperature drops, breathing slows down, body temperature drops, breathing slows down, body temperature drops, breathing slows down. Right, eating extra food and store it in body fat. Eating extra food and storing it in body fat. Eating extra food and storing it in body fat, which they use as energy. Which they use as energy while sleeping. Which they use as energy while sleeping.
राइट। एग्जाम्पल लिखो, हाइबरनेशन इन बैट्स। ये स्पेसिफिक एरियाज में हाइबरनेट करते हैं जाके, जिसको हम बोलते हैं बैट्स। ये स्पेसिफिक एरियाज में हाइबरनेट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं हाइबरनोक्यूला। HIBERNACULA, हाइबरनोक्यूला। लाइक केव, माइंस, like cave, mines, cracks in mountains, cracks in mountains, cave, mines, cracks in mountains. बैट्स का लिखा है हमने इसमें। अब ऐसे हाइबरनेशन और भी बहुत होता है, अगर आपको कोई एग्जांपल मिलता है तो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हमने सिंपल एक ही एग्जांपल लिया बैट का, यूपीएससी में आया था बैट। हाँ, स्पेसिफिक एरियाज कॉल्ड हाइबरनोक्यूला, लाइक केव, माइन, ठीक है, क्रैक्स इन माउंटेन्स इसमें। नेक्स्ट लिखो अब आप, नेक्स्ट इसमें एस्टिवेशन। तो हाइबरनेशन होता है विंटर्स में, एस्टिवेशन होता है आपका समर्स में। समर्स, SUMMERS, एंड एस्टिवेशन AESTIVATIO, राइट। इनएक्टिविटी एंड लोअर मेटाबॉलिक रेट। inactivity or and inactivity and lower metabolic rate, inactivity and lower metabolic rate in response to inactivity and lower metabolic rate in response to high temperature, in response to high temperature, in response to high temperature and conditions। ठीक है, तो इसमें वो रहेगा, ये ऐसा काम करते हैं जब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होते हैं। एग्जाम्पल लिखो, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, स्नेल्स, snails, earthworms, snails, earthworms, salamanders, SALAMANDERS, snail, salamander, और आपका क्रोकोडाइल और earthworms, राइट। frogs, frog, frog, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोपिंग मैकेनिज्म, इसे देख लो एक बार, आपको कुछ पूछना। एक और इसमें लिख लो, एक टर्म नीचे इसी में ही लिखो, डायापॉज, डायापॉज, DIAPAUS, डायापॉज, ठीक है। डायापॉज, तो ये क्या, पॉज का मतलब क्या होता है? हाँ, ठीक है, राइट। स्टेज ऑफ सस्पेंडेड, सस्पेंडेड डेवलपमेंट, स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट। तो उसका मतलब होता है उनकी जो, आप कह सकते हैं डेवलपमेंट की जो स्टेज थी उसमें रुकावट आ गई, रुक गई वो। पॉज मतलब रोकना, जैसे वीडियो पॉज करते हैं, रुक गई वहां पे। तो इसका जो है डायापॉज, ये हमें कहाँ दिखता है, इसका एग्जांपल है जू प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, छोटे जो जानवर होते हैं, ठीक है, जू प्लैंक्टन में आपको डायापॉज दिखता है। ये पूछ सकता है डायापॉज किससे रिलेटेड है, और व्हाट इट मींस, इट इज अ स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट, जब आपका डेवलपमेंट जो है रुक जाता है या पॉज हो जाता है उसमें, राइट। डिले इन डेवलपमेंट, डिले इन डेवलपमेंट इन रिस्पॉन्स टू, डिले इन डेवलपमेंट इन रिस्पॉन्स टू
regular and recurring period of delay in development in response to regular and recurring period of adverse environmental conditions, delay in development in response to regular and recurring period of adverse environmental conditions, recurring period of adverse environmental conditions. ठीक है, तो ये आप ध्यान रखो कि ये होता है डायापोज. नेक्स्ट सब डालो अडैप्टेशन. अडैप्टेशन ठीक है. तो कैसे अडाप्ट करते हैं हम, या जो अडाप्टेशन कैसे पर्टिकुलर कंडीशन को अडाप्ट करता है कोई जानवर, कोई पौधा या फ्लोरा एंड फौना, वो 3 लेवल्स पे करता है. पहला जो लेवल होता है कोई सा भी उठा सकता है, उसमें मॉर्फोलॉजिकली, दूसरा बिहेवियरली एंड तीसरा फिजियोलॉजिकली. ठीक है. मॉर्फोलॉजिकली का मतलब होता है मॉर्फोलॉजी, मतलब फॉर्म कैसी है उसका, जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है. जैसे अगर कोई पौधा है तो मॉर्फोलॉजिकली हम बात करते हैं पत्तियों की. ठीक है, कि पर्टिकुलर कंडीशन में पत्तियां कहीं आपने देखोगे सिकुड़ जाती हैं. ठीक है, फिर वापस आ जाएंगी जब सुटेबल कंडीशन जाएंगी. तो ये जो डिफॉर्मेशन हो रहा है या ये जो बदलाव आ रहा है ये हम बोल रहे हैं मॉर्फोलॉजिकल. ठीक है. फिर हम कहेंगे कि कुछ बिहेवियरली, जैसे मैंने आपको बताया था बिहेवियरली माइग्रेशन इज अ फिनोमेना ऑफ बिहेवियरली, बिहेवियर का. ठीक है, जब वो किसी दूसरी जगह पर जा रहे हैं फॉर सुटेबल कंडीशंस. और फिजियोलॉजिकली तो हम बात ही कर रहे हैं तब से, रेगुलेशन, कंफॉर्मिटी जो इंटरनली होती है या मेटाबॉलिज्म पे जो डिपेंड करती है. ठीक है, तो 3 तरीके से अडाप्ट करते हैं. ठीक है, किसी पर्टिकुलर कंडीशन पर. तो फर्स्ट इसमें आप लिखो प्लांट अडाप्टेशंस या इकोलॉजिकल अडाप्टेशन इन प्लांट्स. ecological adaptation in plants. ठीक है, ये बना लेना बस इसको कि 3 लेवल्स पे होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली, बिहेवियरली और फिजियोलॉजिकली. फिजियोलॉजी बार बार बता रहा हूँ, मेटाबॉलिज्म इज रिलेटेड टू योर फिजियोलॉजी. बिहेवियर आपका माइंड से रिलेटेड, हाउ यू बिहेव. ठीक है, और आपका फिर आता है मॉर्फोलॉजिकली, आपका आउटर या ढांचा कैसा, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, आंख, नाक, कान, पैर, हाथ. ठीक है, ये सब आपके मॉर्फोलॉजी का पार्ट है ये. ठीक है, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, किस तरह की नाक है, किस तरह के कान है. ठीक है, फॉर्म, मॉर्फोलॉजी. ठीक है, ये ध्यान रखें. ऐसी प्लांट से बात करेंगे हम और इस तरह से हम आगे चलेंगे. तो इसमें आपको एक और बात ध्यान रखनी है, जब हम अडेप्टेशन की बात करते हैं प्लांट से जहां भी फाइट आएगा टर्म, ये हमेशा किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है प्लांट से. ठीक है, जैसे टर्म आता है कि हाइड्रोफाइट्स. हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रो मतलब जैसे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पानी, फाइट मतलब पेड़. ठीक है, तो पानी, ये आपको पता होना चाहिए. प्लांट्स एंड वाटर, हाइड्रोफाइट्स लाइक मैंग्रोव्स. ठीक है, जो कि आपके सलाइन वाटर में रहते हैं. ठीक है, मैंग्रोव्स. ऐसे आपके होते हैं हेलोफाइट्स. हेलोफाइट्स एंड हेलो हेयर मींस सलाइन. ये थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए. और इसी के जो कंटेम्प्रेरी, या आप कह सकते हैं इसी के साथ साथ चलेगा आपका हाइड्रोकोल. हाइड्रोकोल ये चलेगा साथ आपके. ये होते हैं जानवर, पानी में रहने वाले जानवर. ऐसे आपके आते हैं जेरोकोल्स. जैसे आपका हो गया कैमल इज अ जेरोकोल. ठीक है, कैमल इज अ जेरोकोल क्योंकि ये ड्राई कंडीशंस में है. ड्राई कंडीशंस. ठीक है, ड्राई कंडीशंस में जो रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं जेरोकोल्स. जेरो मतलब ये ड्राई होता है. और ड्राई जो आपके फ्लोरा होते हैं उसे हम बोलते हैं जेरोफाइट्स. जेरोफाइट्स, ये सब क्लियर होना चाहिए आपको. फाइट मतलब प्लांट से रिलेटेड. जेरोफाइट का बेस्ट एग्जांपल है कैक्टस.
तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि आपका अडाप्टेशन की बात करें तो डेजर्ट में कैसे पेड़ होते हैं, उनमें स्पाइन्स होता है, लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स। और बड़ी आप देखते हैं, हाँ, आप जब छूते हैं उसके स्टेम वगैरह तो बड़ी एक तरह से मतलब बहुत सॉफ्ट सी भी लगती है, मतलब प्लेन सी बिल्कुल, ठीक है। और जो लीव्स होती नहीं है तो स्टेम ही कंडक्ट करती है फोटोसिंथेसिस वगैरह, ठीक है, स्टेम ही काम करती है आपका लीव्स का। तो ये आपको दिखता है, लॉन्ग रूट्स होती हैं, बहुत डीप रूट्स होती हैं, ठीक है, तो उनको बिना पानी के लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो और भी हम जानवर करेंगे इसमें और पेड़ भी करेंगे, तो ये इसमें रहेगा एक लॉ। तो फर्स्ट लिखे आप प्लांट्स, और प्लांट्स में फर्स्ट लिखे हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स इसमें लिखो, ये कहां पर लिखते हैं, एक्सट्रीमली वेट सॉइल, एक्सट्रीमली वेट सॉइल, कॉमा वाटर इन अबंडेंस, वाटर इन अबंडेंस, एक्सट्रीमली वेट सॉइल, कॉमा वाटर इन अबंडेंस। देखो फर्स्ट, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स में होता है आपका फर्स्ट एजोला, ये नाम आपको आने चाहिए, इकॉर्निया, एजोला, इकॉर्निया, एजोला, इकॉर्निया, वॉल्फिया, इकॉर्निया, IEICCHORNIA, वॉल्फिया, वॉल्फिया, पिस्टिया, वॉल्फिया, WOLFIA, पेड़ों के नाम है ये, ठीक है, एजोला, इकॉर्निया, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। सेकेंड लिखो, रूटेड हाइड्रोफाइट्स विद फ्लोटिंग लीव्स। अब ये आपको ना ऐसे दिखेंगे, देखो ये आपका है वाटर, ठीक है, तो फ्री फ्लोटिंग जब मैं हाइड्रोफाइट कर रहा है तो ऐसे ही है, फ्लोट कर रहे हैं फ्रीली, ठीक है, पानी के अंदर। जब मैं बोल रहा हूँ रूटेड हाइड्रोफाइट, तो जो सबस्ट्रेटम है, बेस जो है, वहां से ये नीचे ऊपर आ रहे हैं फिर, और रूट्स और जो इनकी लीव्स है फ्री फ्लोट कर रही है पानी में, ठीक है, रूटेड हाइड्रोफाइट्स, ये इनका मीनिंग है, ऐसे ही लिखवा रहे हैं। फ्री फ्लोटिंग मतलब कि उनकी जड़ें नीचे तक नहीं गई, सबस्ट्रेटम का, ठीक है। उसमें आएगा आपका एजोला, इकॉर्निया, वॉल्फिया, पिस्टिया भी लिख सकते हो, PISTIA। यूपीएससी में ऐसे पूछ लेते हैं जानवर की कहाँ से संबंध है, जानवर सुना होना चाहिए कि जानवर पानी का जानवर, सॉरी जानवर कह रहा हूँ, पेड़ पानी का पेड़ है ये, ठीक है, पानी में रहने वाला पेड़ है ये, ऐसा आपको पता होना चाहिए सर, इसलिए, राइट। ऐसे आपको बतेरे एग्जाम्पल लिखेंगे मिलेंगे, ज्यादा एग्जाम्पल्स पे नहीं जाना है, ये हम उस हिसाब से बताएं जिस हिसाब से कंटेंट आ रहा है, आपका क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर तभी कह रहा हूँ बार बार, प्रीवियस ईयर खरीद लो आप साथ में, इससे कि आपको बहुत फायदा रहेगा। घटना चक्र की बुक खरीद लो। एक घटना चक्री खरीद लो, जो हिंदी वाले, जो इंग्लिश वाले ये सारे, उसकी हिस्ट्री की आती है, ज्योग्राफी की आती है, आज ही खरीद के ले आओ, रख लो उसको, प्रीवियस ईयर देखो उसमें, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। पीसीएस का पेपर इसी से आएगा, प्री पीसीएस का रुकेगा ही नहीं आपका, पॉलिटी के क्वेश्चन यही से आएंगे, आप 15 सवाल या 20 सवाल जो आएंगे पॉलिटी के, यहाँ से सीधे 20 में से 20 मिलेंगे आपको, लिखित में तेरा FIR कर देना चाहिए, ठीक है, एक भी गलत नहीं होगा। मैं आपको उससे बता रहा हूँ, आपको प्रीसीएस का निकालना है उत्तराखंड का, जो आने वाला है अभी, अभी आचार संहिता से पहले आने वाला है, ठीक है ना, उसमें है 150 से पौने 200 की सीट, जिनका वो हो चुका है, ग्रेजुएशन हो चुका है, ठीक है, या ठीक है, तो इसी से आएगा पेपर उत्तराखंड वाला। और आपको एनवायरमेंट का क्वेश्चन भी यहीं से आएगा, वो सीधा पूछते हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ था, या बहुत लल्लू सा पूछने का, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर पाई जाती है, या ये नेशनल पार्क कहाँ पाई जाती है। तो आप किसी भी कैटेगरी से जनरल हो, घटना चक्र खरीद लो, उसी से आएगा पेपर, उससे बाहर नहीं आएगा, बस उत्तराखंड एक्स्ट्रा पढ़ लेना, ठीक है। तो ये करंट अफेयर, और ये हर उसकी आती है, हर सब्जेक्ट की, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइंस एंड टेक की आती है, साइंस का सवाल भी इसी से आएगा। विश्वास नहीं है तो आप हिंदी इंग्लिश में दोनों में आती है, इसका इंग्लिश वाला खरीद लेना जो इंग्लिश वाला है, ठीक है, जिससे कि आपका इसमें से निकल जाएगा आराम से। तो देखो, ठीक है, बाकी किसी भैया दीदी के चक्कर में ना पड़े, किसी का निकल रहा है अच्छी बात है,
लेकिन वो आपको पढ़ा नहीं सकता। पढ़ना आपको खुद ही है, वो बता देगा ये करना, लेकिन वो आपको ज्ञान लेना है खुद ही, और रिवीजन भी खुद ही करना है। इसलिए बता दूं, क्योंकि बहुत लोग फिर पिछलग्गू बन जाते हैं, ठीक है, अब किसी XYZ के। आप स्टैंडर्ड काम करो आपका, क्योंकि आपको तो निकालना है ना, जिसका हो गया उसका तो हो चुका है। आप तो अभी उस स्टेज में कि आपको निकालने वाले हैं, अभी तो आप जाओगे देने एग्जाम, तो उससे पहले आपको रेडी होना पड़ेगा। और रेडी होने के लिए खुद ही स्वयं से सहायता करनी पड़ती है, आत्मनिर्भर बनना पड़ता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें, ये करो, आप लगाओ इसको 10 बार लगा लो, एक सवाल गलत नहीं होगा। आप उठा के भी देख लो प्रीवियस, ये सब इसी से आता है। पॉलिटी का तो यहीं से आएगा, हिस्ट्री का भी फंस जाएगा आपका, मॉडर्न इंडिया का यहीं से फंसेगा, और उत्तराखंड का आप पढ़ो, जहाँ से पढ़ सकते हो, क्योंकि वो थोड़ा टेढ़ा आता है। टेढ़ा से जो शरण बुक्स है और जो नॉर्मल आपका वो है। ठीक है, तो ये खरीद लेना, इन्वायरमेंट की तो खरीद ही लेना, और इसे लगाओ। हम बच्चों को कहते भी हैं लगाएं इसको, तभी पता चलेगा पेपर कैसे आता है। पीसीएस के भी सवाल है इसमें, क्योंकि इसमें आपको छत्तीसगढ़ पीसीएस, झारखंड पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, यूपी पीसीएस, सारे सवाल लिखे हुए मिलेंगे। एनवायरमेंट के कई अराउंड 40,000 सवाल है। ठीक है, यूपी आरओ और यूपी उसके सारे प्रीवियस ईयर लगा लो, एनडीए के प्रीवियस ईयर लगा लो, किसी पीसीएस में जाना है, प्री रुक ही नहीं सकता आपका 100%, लेकिन आपको डेडिकेटेडली लगाना पड़ेगा, जुडिशियसली लगाना पड़ेगा। एनडीए के, सीएपीएफ के, सीडीएस के, सब साइंस के, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स जो साइंस आ रही है, क्या हिस्ट्री के, सारे लगा लो, प्रीवियस ईयर लगा लो। उसके पढ़ने के बाद सारे प्रीवियस ईयर लगा लो, यूपी पीसीएस के इसमें हो जाएंगे सारे प्रीवियस ईयर, यूपी पीसीएस, छत्तीसगढ़, झारखंड। मैं आपको बता, डायरेक्ट सोर्स, इससे बाहर आएगा ही नहीं। अगर आप इधर उधर घूम रहे कि कहीं और से हो जाए, टेस्ट सीरीज ला के, यही टेस्ट सीरीज है, मतलब कहीं और की इससे सवाल लगा ले, ये बुक से, ये स्टैंडर्ड है, ये प्रीवियस ईयर है, इसमें सारे आपको हिस्ट्री में मिलेंगे कम से कम इसमें 50 से 60 हजार सवाल आप देखोगे उसमें, तो क्योंकि इसमें 30 से 30 सालों के सवाल है। ठीक है, 2023 से आपको जो बुक लेके आओगे, सबकी, सब सब्जेक्ट की। लेकिन इसे याद करना, कम से कम 5 बार पढ़ के जाओगे तो आपको याद हो जाएगी। ठीक है, बाकी आरओ के लगा लो, प्रीवियस ईयर के अलग अलग जो यूपी आरओ के आते हैं प्रीवियस ईयर, वो लगा लो। प्रीवियस ईयर से ही उठता है ना सवाल, स्कोप नहीं है ज्यादा, कहाँ से बनाएगी कमीशन पेपर, तभी वो उत्तराखंड के टेढ़े डाल देते हैं सवाल। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपका मन है बाकी देख लो। पीसीएस का तो आपका ऐसे हो जाएगा, कोई पीसीएस का ही रुक सकता है, उत्तराखंड और यूपी पीसीएस, दो ऐसे पीसीएस हैं जो आपको रुकेगा ही नहीं, अगर आप ये काम कर लोगे। जब भी है आपका इस साल जिनका है वो कर ले, अभी तो है टाइम। ठीक है, तो हाइड्रोफाइट्स फ्री फ्लोटिंग, राइट, नेक्स्ट सेकंड रूटेड हाइड्रोफाइट्स विद, हाँ बता रहा हूँ, रूटेड हाइड्रोफाइट विद फ्लोटिंग लीव्स। इसमें लिखो निलंबो, NELUMBO, 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 UMBO। नेक्स्ट निम्फिया, NYMPHAEA, NYMPHAEA, निम्फिया। निम्फिया या निम्फ, NYMPHAEA। थर्ड लिखो सबमर्ज्ड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, सबमर्ज्ड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, तो अब देखो सबमर्ज्ड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स क्या होंगे। ये जो हमने फ्री फ्लोटिंग था, ये था पानी आपका, तो ये फ्री फ्लोटिंग क्या होगा, इनकी पत्तियां भी सबमर्ज रहेगी। ये देखो पानी का जो लेवल है ना, ये वाला ये रहेगा ऐसी, और ये इसके नीचे रहेंगे। जो फ्री फ्लोटिंग बताया वो उसमें पत्तियां ऊपर की तरफ आ सकती है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, और ये ऐसे फ्लोट हो रहे हैं। और रूटेड हाइड्रोफाइट विद फ्लोटिंग लीव्स मतलब नीचे सबस्ट्रेटम पे रूट्स है उनकी, और ये ऊपर फ्री फ्लोटिंग है, मतलब एयर के कांटेक्ट में आ गया इनका जो पत्तियां है। इसमें क्या है, ये सबमर्ज्ड है सारा पूरा हिस्सा, ठीक है, पानी के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना। हाँ कह सकते हैं। एक आपको और भी आता है इसमें आपका, उसका नाम क्या है, ये जो आपकी पोल्यूटेड, जो पोल्यूशन की भी मात्रा बताते हैं, ऐसे पेड़ भी हैं हमारे पास। ठीक है, जो बताते हैं कंटेंट ऑफ पोल्यूटेंट कितना है, एक पर्टिकुलर उसकी टेस्टिंग में इस्तेमाल होता है, पोल्यूटेंट टेस्टिंग के लिए। ठीक है, वो बता दूंगा मैं। लिखो सबमर्ज्ड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, राइट, कांटेक्ट विद वाटर, कांटेक्ट विद वाटर, बीइंग कंप्लीटली सबमर्ज्ड, कांटेक्ट विद वाटर, बीइंग कंप्लीटली सबमर्ज्ड, and not rooted in mud, and not rooted in mud, and not rooted in mud। ठीक है, इसका एग्जांपल है, यूपीएससी में पूछ सकता है, सेराटोफाइलम, सेराटोफाइलम, PHYLUM, सेराटोफाइलम, CERATOPHYLLUM,
डबल एल यू एम, ठीक है। और यूट्रिकुलरिया, यूट्रिक्यूलरिया, इसका दूसरा एग्जाम्पल, यूट्रिकुलरिया सेरेटोफाइलम, यूट्रिकुलरिया सेरेटोफाइलम। तो ये जो हम कर रहे हैं इसमें नेक्स्ट देखो आप, रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, इसमें रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। तो सबमर्ज मतलब पानी का जो लेवल है उससे नीचे है सब कुछ, इसकी बॉडी पार्ट्स, और ये रूटेड है, मड में है इसके जड़, ठीक है। ये है इनका मतलब सबमर्ज रूटेड हाइड्रोफाइट्स, ठीक है। उससे पहले जो मैंने आपको लिखा है वो है सबमर्ज फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, ठीक है। मतलब रूट जड़ में नहीं, रूट जो है वो जड़ में, सॉरी, जड़ जो है वो नीचे नहीं है, सबस्ट्रेटम में, मड में नहीं है, रूटेड में मड में है, ठीक है, राइट। हाइड्रिला, एग्जाम्पल हाइड्रिला, एग्जाम्पल हाइड्रिला, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट लिखो अडेप्टेशन, इसी में लिखो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स कैसे रहते हैं? टू अडेप्ट टू प्लेंटी ऑफ वाटर, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स टू अडेप्ट टू प्लेंटी ऑफ वाटर। प्लेंटी ऑफ वाटर, फर्स्ट लिखो रूट्स, इसी में हाइड्रोफाइट्स में कर रहे हैं रूट्स। तो रूट आपकी एब्सेंट होती है, लिखो इन वॉल्फिया, WOLFFIA, सेराटोफाइलम में नहीं रहती है, WOLFFIA, वॉल्फिया, WOLFFIA। नेक्स्ट सेराटोफाइलम, CERATOPHYLLUM, इसमें जड़ें नहीं होती। नहीं, इसमें ही कर रहे हैं, मॉर्फोलॉजी के तो कर रहे थे हम अभी तक। हमने जो आपको मॉर्फोलॉजिकल मतलब जो स्पॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर, और ऊपर मैंने जो आपको बताया वो एग्जांपल्स बताया हाइड्रोफाइट्स के, किस किस प्रकार के होते हैं, फ्री फ्लोटिंग, ठीक है। तो आप समझ गए ना, सिंपल है, दिखा रहा आपको यहाँ पे भी। अगर इसमें किसी दिक्कत है पूछ लो कि कुछ अगर समझ, देखो ना फ्री फ्लोटिंग, कि ये नीचे जड़ में है नहीं है, वो मैं लिखा है रूटेड, रूटेड मतलब इसकी जड़ जो है वो मड में है, नीचे सबस्ट्रेटम में जा रही है, बेस में। जिसमें सिर्फ रूटेड नहीं लिखा है, फ्री फ्लोटिंग है, उसका मतलब बस वो फ्लोट कर रहे हैं। सबमर्ज मतलब पानी के लेवल के नीचे उनका पूरा है हिस्सा, ठीक है। ये कहा जा रहा है इसमें बार बार। मॉर्फोलॉजी में आपको बता रहा हूँ उनका फॉर्म और स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। रूट्स है नहीं है, तो अभी बताया ना मैंने आपको, सेराटोफाइलम किसका एग्जांपल है? सबमर्ज फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। तो उसमें नॉट रूटेड इन मड, तो इतनी रूट्स नहीं है उसमें, ठीक है। किसमें? सेराटोफाइलम में, अगर आप पीछे उसका एग्जांपल देखेंगे, राइट। रूट्स आर पोअरली डेवलप्ड इन हाइड्रिला, रूट्स आर पोअरली डेवलप्ड इन हाइड्रिला। ये कुछ को लग रहा है कि पल्ले नहीं पड़ रहा है, आपको पता है ये पौधा होता है, पौधे में क्या होती है, जड़ें होती हैं, ये तो बेसिक पता है ना आपको। रूट होती है, टैप रूट, एडवेंटेशियस रूट, ये सब तो पढ़ा होगा छोटी क्लास में, रूट ही समझो आप बस। फिर आपको पता है ये स्टेम जा रही है, और बड़े पेड़ की ट्रंक बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर ये इसकी यहाँ से पत्तियां ऐसे जा रही हैं, ठीक है। ये तो पता है ना, लीव हो गई, बड, लीव, ये सब तो सुना है आपने, ठीक है। ऐसे पत्तियां आ रही है ये तो सुना होगा छोटी क्लास में, पेड़ के ढांचा यही होता है। हाँ, जैसे आपका ढांचा क्या है कि आपका बॉडी है, ठीक है, डायफ्राम है, ठीक है, और आंख है, कान है, फेस है, ठीक है, हाथ पैर है, तो ऐसे पेड़ का भी होता है। अब जो हम बात कर रहे हैं हाइड्रोफाइट में, वो इसके ही रेफरेंस से बात कर रहे हैं कि जड़ें कहाँ है, कि पत्तियां फ्लोट कर रही है, नहीं फ्लोट तो मतलब समझते हो ना, तैरना, FLOAT, ठीक है। सबमर्ज मतलब नीचे है, ठीक है। बोलते हैं पानी में सबमर्ज हो गया तो डूब गया, मतलब उसका पूरा धड़ शरीर के साथ पानी में चला गया। तो ऐसी सबमर्ज पौधा मतलब कि पानी का जो सतह है उससे नीचे है, ये समझा रहे हैं इसमें। उसी के आपको एग्जांपल बताया, मॉर्फोलॉजी 12 बता रहे हैं, मॉर्फोलॉजी ही है ये, ठीक है। जो आपके फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर, जो आपके फीचर्स दिख रहे हैं आपको, पत्ती है, स्टेम है, जड़, इसे बोलते हैं टर्मिनोलॉजी में एनवायरनमेंट की मॉर्फोलॉजी। आपकी मॉर्फोलॉजी क्या है? आपके आंख है, कान है, ठीक है। फिजियोलॉजी क्या है? आपका मेटाबॉलिज्म। इसकी फिजियोलॉजी किसके टर्म्स में बात करेंगे? फोटोसिंथेसिस कैसे कर रहे हैं, ठीक है, जो इसके इंटरनल चल रहा है, ठीक है। ये बात हो रही है इसमें। और ये हम किसमें बात कर रहे हैं, कैसे अडेप्ट करते हैं पानी में, तो क्या अडेप्टेशन है, ठीक है ना। पर्टिकुलर उसमें कैसे अडेप्ट करता है, देखते हो ना कि जो पहाड़ी उसमें होते हैं उनकी आंखें छोटी छोटी होती हैं, ठीक है ना, आप समझ गए। हाँ, तो इसी वजह से, ठीक है ना, चेहरा किस तरह से होता है, तो हम पहचान जाते हैं, अच्छा तो पहाड़ी है, ठीक है, जो आप फेशियल एक्सप्रेशन से पहचान जाते हैं, ठीक है। तो ये सब रहता है,
अब मुझे लगता है समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, पोअरली डेवलप्ड इन हाइड्रेला, poorly developed in hydrilla. Roots are poorly developed in hydrilla. Next, देखो stems. Stems, right? Long, slender, long, slender, long, L-O-N-G, long, slender, S-L-E-N-D-R, slender मतलब पतली, comma, spongy, comma, spongy, and flexible. Flexible, long, comma, slender, comma, spongy, comma, flexible. In एक एग्जांपल लिख लो, हाइड्रेला. In hydrilla, right? Next example, in azolla, A-Z-O-L-L-A, stems में. In azolla, stem floating horizontally on water surface. In azolla, stem floating horizontally in water surface. तो ये ऐसे आपको इमेजिन करना है कि स्टेम फ्लोटिंग हॉरिजॉन्टली इन वाटर सरफेस, जैसे लास्ट फ्लो करती है ना पानी में, तो हॉरिजॉन्टल देखो ऐसे फ्लोटिंग ऑन वाटर सरफेस, इस तरह से इसकी पत्ती ऐसे रहती है, ठीक है, ये इसकी पत्ती है, ठीक है, और ये ऐसे रहता है एजोला, ठीक है, तो ये है स्टेम फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ, ये आप कह सकते हैं वाटर, वाटर सरफेस. नेक्स्ट देखो आप सब हेडिंग ज़ेरोफाइट्स. ज़ेरोफाइट्स, XEROPHYTES, XEROPHYTES, XERO. ज़ेरोफाइट्स, राइट. इनको हम बोलते हैं ड्राउट इवेडर्स भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज ड्राउट इवेडर्स और ड्राउट एस्केपर्स. ड्राउट इवेडर्स, DROUGHT, ड्राउट इवेडर्स और ड्राउट एस्केपर्स. ज़ेरोफाइट्स, कौन सा वाला? ज़ेरोफाइट, हाँ ज़ेरोफाइट तो अभी ज़ेरोफाइट ही बोला बस. अब बोल रहे ना ड्राउट इवेडर्स, DROUGHT, ऑल्सो नोन एज ड्राउट इवेडर्स और ड्राउट एस्केपर्स. इनको हम एफेमरल एनुअल भी बोलते हैं. एफेमरल, एनुअल्स, एफेमरल एनुअल्स. एफेमरल का मतलब ही होता है शॉर्ट ड्यूरेशन. सर वॉइस नहीं आ रही. Right, they are found in arid zones. They are found in arid zone. शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, साइकिल इनकी पूरे साल की नहीं होती, शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है. एफेमरल मतलब बोलते हैं ना, एफेमरल रिवर है ये, आपने सुना? अबे भाई रुक तो जाओ. क्या हो गया पीछे, क्या हो गया? ये लिखा है ना यहाँ एफेमरल इतना प्यार से, EPHERMERA. भाई आपने सुना है, आपने सुना होगा एफेमरल रिवर, जैसे लूनी रिवर इज एन एफेमरल रिवर. ये हाँ शॉर्ट ड्यूरेशन क्या है, बारिशों में बस चलती है, फिर ये सूखी पड़ जाती है, ठीक है. तो ऐसे हम बोल रहे हैं एफेमरल एनुअल, मतलब ये शॉर्ट ड्यूरेशन का है. मरती क्या, नदी कैसे मरेगी?
हाँ मरते नहीं, मतलब वो उस समय बस उनका काफी, आप कह सकते हैं जेरोफाइट्स में एफेमरल एनुअल्स भी आते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ग्रो करते हैं फिर खत्म हो जाते हैं, कह सकते हो मर जाते हैं एक तरह से, इनएक्टिव या निपट जाते हैं। ठीक है, ये कह सकते हैं रिवर नहीं निपटती कभी, या रिवर मरती नहीं। हाँ मैंने आपको लेके एग्जांपल दिया, जैसे एफेमरल रिवर इज अ लूनी रिवर, ठीक है, जो रेगिस्तान में जाके आपका वो उसका पानी चला जाता है, और जब मानसून होते हैं तब वो रिवर एक्टिव हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही कुछ एफेमरल्स होते हैं जिनका शॉर्ट ड्यूरेशन पीरियड के लिए आते हैं वो, ठीक है, या उगते हैं और फिर वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। इसी में आते हैं आपके कैक्टस वाला भी, जेरोफाइट्स भी, वो लॉन्ग ड्यूरेशन के रहते हैं, लेकिन उनकी मॉर्फोलॉजी इस तरह की रहती है, मॉर्फोलॉजी मतलब रूट्स बहुत डीप रहती हैं। ठीक है, फिर स्टेम मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस बहुत ज्यादा। ठीक है, आपने देखा वैक्सी लेयर सी दिखती है उसमें, जब छूते कैक्टस से ऐसा लगता है वैक्स को छू रहे हैं। ये सब उनके वो है, क्या कह सकते हैं आप, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, लिखो राइट। अब लिखो जो एक जो आप कहना चाहते हैं, एनुअल्स, दे आर एनुअल्स बिकॉज, हाँ दे आर फाउंड इन एरिड जोन, लिख लिया है तो नेक्स्ट लिखो, दे आर एनुअल्स। देखो जेरोफाइट में मैं आपको अगली बार क्लास में क्वेश्चन भी करा दूंगा, जेरोफाइट से पिछले 5 साल में या पिछले 10 साल में 3 बार क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी प्रीलिम्स में। 2 बार तो रिपीट आया था, 2015 और 2018 में, 17-18 में रिपीट सवाल सेम वही आया था। ठीक है, तो इसमें लिखो दे आर एनुअल्स, एनुअल्स ANNUALS, दे आर एनुअल्स, हाँ ANNUALS, स्पेलिंग तो बता रहा हूँ ना आपको, ANNUALS, बिकॉज दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। अरे नेट पे देखने की जरूरत नहीं, क्या बता रहा नेट, क्या बता रहा है, जो आप इतनी ज्यादा रिसर्च में पढ़ोगे ना तो एग्जाम नहीं हो पाएगा कभी। ठीक है, ये आप थोड़ा ध्यान रखें बहुत। ठीक है, बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही है अभी, जो इस समय दे रहे हैं ना 24 वाले, वो बेचारों को ना बहुत दिक्कत में हो, मतलब वो ऐसी दिक्कत में मैं भी नहीं एड्रेस कर पा रहा हूँ उन्हें। ठीक है ना, क्योंकि हालत बहुत खराब है, और जब समय था तो उन्होंने सुना नहीं, अब उन्हें नींदें नहीं उड़ गई उनकी। ठीक है, उनके मुंह लाल हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है जैसे मधुमक्खी ने काट लिया हो, तो ये बड़ा दिक्कत हो गई है। और जब मैं उनको गा रहा था, उनके पीछे पड़ा हुआ था कि यार कर, पीछे क्या पड़ा हुआ था, पीछे पढ़ना, पीछे तो नहीं, जब मैं कह रहा था भाई पढ़ लो, वो कह रहे थे ऐसे ही है मामला। ठीक है, उन्हें लगा कि हम 10th और 12th की तरह ना फायर फाइटिंग मोड में कर लेंगे। तो थोड़ा सा इसमें आपको समझ कि आपको जनरल स्टडी चाहिए, आइडिया होना जरूरी है, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है सच। तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो लिखो दे आर एनुअल्स एज दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, as they complete their life cycle within a very short period of, as they complete their life cycle within a very short period of 6 to 8 weeks, as they complete their life cycle within a short period of 6 to 8 weeks। ठीक है, और एक बात और भी ध्यान रखें, जिनका अगले साल अटेम्प्ट है 25 वाले, वो ऑप्शनल लगा लें अपना, उसमें आप बहुत फायदे रहोगे। मार्च में सारे ऑप्शनल स्टार्ट हो रहे हैं जिनके अलग अलग हैं। ठीक है, किसी का अगर हिस्ट्री है या किसी का इकोनॉमी है, कॉमर्स है, तो जिससे कि आपका जुलाई अगस्त में आपका ऑप्शन रेडी हो जाए, क्योंकि इस साल वाले ने सुना नहीं, और वो उन्होंने ऑप्शन शुरू करा जुलाई में, और फिर उनका खत्म हो रहा था दिसंबर में, कुछ ने अक्टूबर में स्टार्ट करा, तो टाइम नहीं मिलता फिर आपको। और प्रीलिम्स के लिए आपको नवंबर से मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आप यूपीएससी के लिए जा रहे हैं। ठीक है ना, नवंबर से करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत टफ है। ठीक है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी पूरा टाइम आपको चाहिए, तो क्वेश्चन भी लगा पाते हैं, तो फायदा रहता है बहुत। ठीक है, जैसे एक लड़की आती है यहाँ पे, वो आस्था लड़की कर रही है, लेकिन उसने सही टाइम पे करा, एग्जाम्पल है, उसका हो ना हो, लेकिन उसने तैयारी अपनी ठीक करी है, एक जो स्टैंडर्ड तरीके से तैयारी की जाती है। ठीक है, तो थोड़ा आप लोग इससे सीख सकते हैं, जिससे आपका फायदा हो। मुझे तो कुछ नहीं मिलना, लेकिन आपका फायदा भला हो जाएगा, वरना फिर क्या होगा, फिर आप दिसंबर तक ऑप्शन पढ़ते रहोगे, जनवरी तक 2025 के, फिर प्री के लिए जाओगे, प्री निकलेगा ही नहीं, फिर 25 वाला भी साल खराब हो जाएगा पूरा। ठीक है, आप समझ रहे हैं, साइकिल बहुत लंबी साइकिल है, तो थोड़ा सा हमें पीसीएस के लिए भी जा रहे हैं, तो ऐसे मेहनत करें कि एक बार में प्री हो जाए, मेंस भी हो जाए, और आपको सुकून रहे। तो ये थोड़ा सा इस तरह से काम करना है, ये नहीं सोचना कि हमारी तो उम्र है, कोई कह रहा है 3 साल में निकलेगा पेपर तो 4 साल लग जाएंगे, ऐसे नहीं होता, लोग तो ऐसे ही निकाल रहे हो। वो आपको 10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे रोज पढ़ना है, आप पढ़ लो 1 साल में, या पढ़ो उसे 4 साल में, वो आपके ऊपर है। ठीक है ना, 21 साल वाले बच्चे भी निकालते हैं, तो आप देखते ही हो यूट्यूब पे, और 30 साल वाले भी निकाल रहे हैं, 28 साल वाले भी निकाल रहे हैं। ठीक है, कोई नौकरी कर रहा था वो उसका अलग मैटर है, वो अलग है, लेकिन
निकाल रहे हैं बच्चे, तो वो आप पे डिपेंड, आप पढ़ते कितने हो। आप वो 10 12 14 घंटे पढ़ लो एक साल में, 12 महीने में, तो आपका हो जाएगा। आप पढ़ोगे 3 साल में, जिस साल पढ़ोगे 12 घंटे होगा तो उसी साल ही। और कितने घोड़े खोल लो, होने का नहीं जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। ठीक है, ये एक फैक्ट है इस तैयारी का। और राइट टाइम पे, तभी मैं बच्चों को कह रहा हूँ सेकंड ईयर में भी अपने ग्रेजुएशन में लगा लो ऑप्शनल। इससे अब थर्ड ईयर में जब आओगे, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में आने वाले जो है, उससे क्या फायदा हो जाएगा, जब थर्ड ईयर के मिड ईयर का ऑप्शन तैयार हो जाएगा, और फिर बाद में जब थर्ड ईयर खत्म होगा, तब आप फिर से तैयारी करो पूरे साल भर, फिर दो जाके अपना एक साथ अच्छे से करके, उसमें क्या फायदा रहेगा, आपको ऑप्शनल तैयार रहेगा, रिवाइज भी हो जाएगा मल्टीपल टाइम, और फिर जब जाओगे तो रेडी रहोगे बिल्कुल। ये नहीं कि एग्जाम टेस्ट के लिए देना है, एग्जाम हमें निकालने के लिए देना है। तो जैसे अगर आपका 25 में खत्म हुआ ग्रेजुएशन, अभी लगा लो ऑप्शनल, अगर हटता भी 1% ऐसा चांस भी बना तो फायदा ही करेगा वो। सब्जेक्ट्स तो नहीं हटेंगे ना, पेपर तो आएगा। तो अगर आपने आईआर पढ़ोगे तो आईआर में लिख सकते हो उसको, लेकिन एक साल पहले क्या पता, ये नहीं जिसका अभी 27 में अटेम्प्ट है अभी लगा लेगा ऑप्शनल, 27 का कुछ नहीं पता, 26 वाले तक का हम कह सकते हैं कि आपको फायदा मिलेगा। ठीक है ना, ये सब थोड़ा आपको करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी ऐसे सबकी, मतलब तभी काम बनेगा, क्योंकि रिवीजन रिक्वायर्ड है इस तैयारी में, और इंतजार में भी है ना लोग, आपके घर वाले। ठीक है, और लग रहा है बच्चे का निकलेगा, तो ये हम यही चाहते हैं, स्ट्रगल ना करे बच्चा। बेटा देखो हमने तो करा नहीं कुछ, लेकिन हम चाहते हैं आप कुछ करो, क्योंकि आपका राइट टाइम पे राइट स्ट्राइक करना जरूरी है। वो कहते हैं ना, धोनी को क्यों याद रखते हैं लोग, यार राइट टाइम पे राइट करता था। ठीक है, आया 19वें ओवर में, 20 मतलब 18वें ओवर में आके कमाल करा उसने, तभी उसे याद रखते हैं। और बड़ी सीरीज भी वही जीता, छोटे मोटे नहीं लोग ध्यान रखते हैं। विराट कोहली को क्यों क्रिटिसिज्म होता है इनका, क्योंकि बड़ा कप नहीं जिता पाया कभी। रोहित शर्मा, चाहे इंडिया ने ऑन रिकॉर्ड 10 जीते हो वर्ल्ड कप के मैचेस, वर्ल्ड कप तो नहीं जीती ना, वर्ल्ड कप तो ऑस्ट्रेलिया ही जीती। तो लोग जीत ध्यान रखते हैं, लोग उस प्रोसेस को नहीं ध्यान रखते। या हमेशा ध्यान रखो, मैंने अभी भी बच्चों को ये बताया था, प्रोसेस कोई नहीं ध्यान रखता। आपने कितनी बार कहा, मैं जानता हूँ, जो मेरे संपर्क में मेरे स्टूडेंट है, कि यार इसने बहुत मेहनत की, लोग तो कहेंगे कि रिजल्ट देखा होगा। ठीक है, ये आपको हाथ समझना पड़ेगा, उस तरह से अपनी तैयारी को पेश करें, टाइम ना खोटी हो, जल्दी होगा काम तो एंजॉय कर पाएंगे उस सक्सेस को। या गाड़ी बंगला घूमना फिरना सब कर पाएंगे, सब होगा अच्छे से। फिर एक 2 3 साल घूमेंगे फिरेंगे तो फिर अच्छे से आगे भी चल सकते हैं। लेट करेंगे तो फिर मामला ऐसे ही चलता रहेगा, फिर स्ट्रगल ही करते रहोगे, दिक्कत ही आती रहेगी फिर ना, और पेरेंट्स भी फिर दिखेंगे रोज। तो ये सब थोड़ा सा हमें बहुत प्यार से आप करो, कोई इशू नहीं है ऐसा, है ना। दिक्कत है आपको, आप बात कर सकते हैं, टीचर्स हैं यहाँ पे, सर हैं अपनी, लेकिन आप बताओ बात करके अपनी सुलह अपने, घुटो मत। और पढ़ना तो पड़ेगा, इसका चक्कर क्या है, पढ़ना पड़ता ही है इस तैयारी में। ये तैयारी ऐसी है, इसमें कोई वो नहीं, हमें पढ़ाना पड़ता है, इतना पढ़ना पड़ता है। पढ़ाने के लिए तो बच्चे जिनको पढ़ना है एग्जाम में जाके बैठना, उनको तो और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, ये सब थोड़ा सा आप लोग समझें। और जो आ रहा है अभी, तो भी मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन लगा लो, अभी भी टाइम है। चाहे जिसका अटेम्प्ट 25 का इसका टारगेट है, अभी ऑप्शन खत्म करो जुलाई तक। कोई भी हो, चाहे आपका दोस्त भी हो, उससे भी तो लो, ऑप्शन कर ले भाई। 500 नंबर का है ना, 500 में से 300 रन आसान काम है, वहाँ 1000 में से 450 नहीं आ रहे जीएस में। ये सब कैलकुलेशन देखो नेट पे जाके, वो देखो मार्कशीट्स कैसे नंबर वेरी करते हैं, तब आप एक जा सकते हैं उस पर। ठीक है, ये सब ध्यान रखें। तो आप इसमें आप लिखो जीरो फाइट पे जो हम बातें कर रहे थे, ये हो गई इसमें आपका एफेमरल एनुअल, और भी कहते हैं इसको, इसमें कैक्टस आगे आपके, ये सब इसमें बातें करिए। तो अब इसमें लिखो जीरो फाइट्स में सक्यूलेंट्स, सक्यूलेंट्स अभी बताएं, हाँ फुल स्टॉप। मैंने अभी एग्जाम्पल लिखवा रहे हैं, राइट। सक्यूलेंट्स, stems and leaves are thick, stems and leaves, succulents, succulents, stems, succulents, right. Stems and leaves are thick, stems and leaves are thick and store lot of water. Stems and leaves are thick and store lot of water during rainy seasons. इसी को बोलते हैं सक्यूलेंट, आप बुक में पढ़ते हो, रखते हो उसको, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। सक्यूलेंट्स, SUCCULENTS, ठीक है। स्टेम्स एंड लीव्स स्टोर लॉट ऑफ वाटर, ठीक है, स्पेशली ड्यूरिंग द रेनी सीजन में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें लिखो एग्जाम्पल, EUPALOE, एलोवेरा अलग है, AL
ओ ई, एलोई, कॉमा, यूफोरबिया, EUPHORBIA। नेक्स्ट देखो ओपुंशिया, OPUN, क्या आता है यूपीएससी में, ओपुंशिया, ओपुंशिया। इसमें पत्तियां नहीं होती, इसमें जो पत्तियां होती है मॉडिफाइड होती है स्पाइन्स में। पहला है आपका एलोए, ALOE, नेक्स्ट है यूफोरबिया, EUPHORBIA, फिर है ओपुंशिया। ठीक है, ये सब जेरोफाइट के एग्जांपल है एज अ होल। ठीक है, हाँ सक्यूलेंट बता दो, लीफ, ये जेरोफाइट के अंदर ही हमने एक टर्म बताया आपको, सक्यूलेंट। सक्यूलेंट का मतलब ही होता है कि लीफ में जो होती है वो थिक होती है और वो पानी स्टोर करके रखती है ड्यूरिंग रेनी सीजन। ठीक है, ये हम बता रहे हैं उसमें, ये टर्म्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, ये इकोलॉजी का पार्ट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में। ठीक है, राइट, राइट, एन एलोई, ALOE, रूट सिस्टम इज शैलो, रूट सिस्टम इज शैलो। शैलो मतलब क्या होता है? हाँ ठीक है ना, ज्यादा नीचे तक नहीं होती है, शैलो होती है, राइट, कॉमा, स्टेम्स आर सोलन, stems are swollen, SWOLLEN, in alloy, roots are shallow, comma, stems are swollen, comma, stems are swollen, comma, leaves are thick, leaves are thick, leaves are thick, comma, leathery, leaves are thick, comma, leathery, लेदर की तरह दिखती है ना, चमड़ा जैसा होता है वैसे, तो छूओगे लेदरी, LEATHERY, लेदरी। ठीक है, फुल स्टॉप, राइट, इन ओपुंशिया, OPUNTIA, in opuntia, leaves are reduced to spines, opuntia, OPUNTIA, leaves are reduced to spines, full stop, photosynthetic function, photosynthetic function is done by stems, photosynthetic function is done by stems, photosynthetic function is done by stems। ठीक है, तो ये होगा आपका सक्यूलेंट जीरोफाइट में। नेक्स्ट देखो नॉन सक्यूलेंट पेरिनियल्स, नॉन सक्यूलेंट पेरिनियल्स। फर्स्ट हमने आपको बताया एफेमरल एनुअल्स, सेकंड बताया आपको सक्यूलेंट, थर्ड है आपके नॉन सक्यूलेंट पेरिनियल्स। ये जो तीनों बताया ना, ये तीनों है जेरोफाइट के हिस्से में। तो अगर आता है कि सक्यूलेंट्स आर जेरोफाइट्स तो ट्रू है, एफर्मल एनुअल्स आर जेरोफाइट तो ट्रू है। ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन, ड्राउट इवेडर्स या ड्राउट एस्केपर्स, ये सब टर्म सुने हुए होने चाहिए। ड्राउट इवेड मतलब उसको दूर करते हैं ड्राउट, ठीक है, अपने से संबंधित। इवेड करना मतलब ड्राउट से कैसे बच कैसे सकते हैं। ठीक है, ये बता रहे हैं इसमें, राइट। दे आर ट्रू जेरोफाइट्स, दे आर ट्रू जेरोफाइट्स, असली जेरोफाइट तो यही है, नॉन सक्यूलेंट पेरिनियल्स। पेरिनियल का मतलब क्या होता है? हाँ, थ्रू आउट द ईयर, राइट। दे आर ड्राउट रेजिस्टेंट, दे आर ड्राउट रेजिस्टेंट, नॉन सक्यूलेंट पेरिनियल्स, नॉन सक्यूलेंट नॉन सक्यूलेंट पेरिनियल्स, non succulent perennials, these are true xerophytes और they are drought resistant, right। जो अब असली जो उसकी बात करते हैं, हम बोलते हैं ना कि जड़ बहुत नीचे तक जाती है, उनकी डीप रूट्स होती है, वो यही है असली में। ठीक है, नॉन सक्यूलेंट पेरिनियल्स, राइट। देयर रूट सिस्टम इज एक्सटेंसिव, देयर रूट सिस्टम इन इज एक्सटेंसिव, रूट सिस्टम इज एक्सटेंसिव, देयर रूट सिस्टम इज एक्सटेंसिव।
एक्सटेंसिव, हाँ, EXTENSIV, बहुत ज्यादा होता है रूट सिस्टम, ठीक है ना, एक्सटेंसिव। राइट एग्जाम्पल, अल्फाल्फा, अल्फाल्फा, अल्फाल, ये आपको मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ये कोर यूपीएससी का बता रहा हूँ, और ऐसे आप प्रीवियस से देखेंगे तो ऐसे आपको टर्म्स दिखेंगे वहाँ, तो हमें हवा नहीं लगती है क्या है, तो ये पेड़, लेकिन किस कैटेगरी का पेड़ है ये नहीं पता चलता ना। हाइड्रोफाइट है, मीजोफाइट है, जेरोफाइट है। मीजो मतलब जो हाइड्रो और जेरो के बीच का हो, ठीक है। हाइड्रो मतलब बहुत पानी में जो रहता हो, जीरो मतलब जो बिल्कुल ड्राई कंडीशन में रहता हो। तो है क्या ये, ठीक है, ये आप सुनते रहो इनको, धीरे धीरे जब बार बार रिवाइज करोगे तो अपने आप आ जाएंगे। कुछ एनसीईआरटी में दिखे हुए हैं, वो भी इसमें है शामिल, ठीक है। इसलिए ये टर्म्स आपको पेड़ पौधे पता होने चाहिए। एनवायरमेंट से प्रदूषण ही नहीं होता, या सिर्फ वातावरण या क्लाइमेट चेंज। एनवायरमेंट इकोलॉजी बहुत बड़ा पार्ट है आपका, और इकोलॉजी बच्चे इग्नोर करते हैं, जो यूपीएससी में आता है, क्वेश्चन आएगा उससे, ठीक है, उससे हम छोड़ नहीं सकते उसको, ठीक है। ये इसे बताया अल्फा अल्फा। फिर आगे जब आप पढ़ोगे डिफरेंट साइकिल्स, जब पढ़ोगे नाइट्रोजन साइकिल, तो उसमें नाइट्रोसोमास, बैक्टीरिया के अलग अलग नाम आएंगे, ठीक है। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, ठीक है, ये भी हमें सब देखना पड़ेगा। तो ये टर्म्स आपको पता होना चाहिए, थोड़े भारी लग सकते हैं, लेकिन ये जैसे जीरो फाइट है ये पता होना चाहिए, ठीक है। अल्फा अल्फा, राइट। प्रोसोपिस, प्रोसोपिस जूलीफोरा यूपीएससी पूछ चुका है, ठीक है। प्रोसोपिस जूलीफोरा इज एन इन्वेजिव स्पीशीज, अभी आया था 3-4 साल पहले, ठीक है। प्रोसोपिस, 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 राइट। कैलाट्रोपिस, कैलाट्रोपिस, कैला, कैलाट्रोपिस, CALATROPIS, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, rate of transpiration is minimized, rate of transpiration is minimized। ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, जो, हाँ, जो पेड़ पौधे छोड़ते हैं पानी, ठीक है, राइट। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज मिनिमाइज्ड, rate of transpiration is minimized by first, dying back of leaves, dying back of leaves, dying back, dying back of leaves, इसे क्या बोलते हैं, डाइंग बैक ऑफ लीव्स को सिकुड़ना, ठीक है ना, पत्तियां आपकी सिकुड़ जाती हैं, उसे हम बोलते हैं डाइंग बैक ऑफ लीव्स। सेकंड, रोलिंग एंड फोल्डिंग ऑफ लीव्स, rolling and folding of leaves, first dying back of leaves, DYING dying back of leaves. Next, rolling back of leaves, rolling and folding of leaves. Next, delicate leaves, delicate, nazuk, DELICATE. Next, waxy coating, waxy coating on leaves, waxy coating on leaves. Next, small comma narrow, small comma narrow, comma scaly leaves, small comma narrow, comma scaly, अरे scales, scaly leaves, SCALY, scaly leaves, scary नहीं scaly, ठीक है। तो ये अडेप्टेशन करते हैं, ये हम पढ़ रहे हैं, इससे अडेप्ट कैसे करते हैं वो, अपनी पत्तियों को सिकोड़ के, अपनी पत्तियों को फोल्ड करके, ठीक है। या ये जो हमने बताया स्केली लीव्स होती है आपको, और वैक्सी कोटिंग्स होती हैं, ये तो अपने घर में भी देखते हो ना, कैक्टस, हाथ जाके देखना उसको अच्छे से, ठीक है। उसकी जो जड़ होगी नीचे तक आ गई होगी, कभी कभी तो पौधा भी वो गमला तोड़ देती है, जो भारी वाला कैक्टस होता है, ठीक है। और उसकी लीव्स जो होती है, और आप छुओगे तो वैक्सी कोटिंग की तरह लगेगा आपको, ठीक है। तो ये सब आपका रहेगा, तो यहाँ तक करते हैं। बाकी किसी को न्यूज़पेपर अगर करना है तो वो आ सकता है मॉर्निंग में 7 बजे से, ठीक है। जो अगर 26 वाले में न्यूज़पेपर स्टार्ट कर देना चाहिए, और सॉरी 25 वाले में, ठीक है, उसमें आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही नहीं है, और वो हमारी जिम्मेदारी, हम पढ़ाएंगे आपको, ना आपको खरीदना है ना पढ़ना है, उस जगह आप और चीज पढ़ो, ठीक है। तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, रिन्यूअल है वो। कौन सी क्लास है?